So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So let's get started with today's video. So what's the topic for today's video? So the topic for today's videos is about NEET. What actually is NEET exam? तो आज हम क्या करेंगे? आज हम नीट के बारे में पढ़ेंगे कि नीट एग्जाम क्या होता है, कि हिस्ट्री क्या है, हम कैसे हमारे लिए वो हेल्पफुल रहेगा. तो लेट्स स्टडी एवरीथिंग. चलो स्टार्ट करते हैं. So coming to the first thing, या सो नीट क्या होता है? सबसे पहले तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम ये जाने कि नीट होता क्या है. सो नीट जो है उसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. क्या फुल फॉर्म है इसकी? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ये ऑल ओवर इंडिया में होता है. किस लिए होता है? ताकि मेडिकल जो लाइन है, मतलब MBBS, BDS, BAMS, जितने भी मेडिकल कोर्सेज है उसमें बच्चे को एक एडमिशन मिल सके. ठीक है. तो नीट की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. ये एक स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन है. जो किस पे होता है? नेशनल लेवल ऑफ इंडिया पे होता है. फिर क्या है इसका हिस्ट्री और इसका सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं. हिस्ट्री ऑफ इंडिया डेट्स बैक इन 2013. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. किसने इंट्रोड्यूस किया था? 2013 में इंट्रोड्यूस किया था मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने. इससे पहले हमारे स्टेट लेवल एग्जाम होते थे. हर स्टेट का अलग अलग एग्जाम होता था. अब क्या होता है? सारे नेशनल लेवल का एक एग्जाम होता है. स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो बंद कर दिए गए हैं. Its significance lies in streamlining the admission process to various undergraduate medical and dental courses across India. देखो, एक होता है नीट यूजी और एक होता है नीट पीजी. एक होता है नीट यूजी, एक होता है नीट पीजी. तो जो नीट यूजी है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए होता है. पीजी इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. तो ये होता है आपका 12th के बाद. ये जब आप MBBS, BDS, जितने भी मेडिकल कोर्सेज है उसको करने के लिए फिर आपको क्या क्लियर करना पड़ता है? नीट पीजी. अभी मैं बेसिकली जिसके बारे में बात करूंगी दैट विल बी नीट यूजी. तो नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम्स. ओके. So before NEET, there were multiple entrance exams conducted by different states and institutions, creating a complex and often unfair admission process. अब क्या होता था? जब एक स्टेट अलग अलग लेवल पे अपने एग्जाम कराता है तो क्या होता है कि उसके स्टेट के बच्चे तो वहां पे एडमिशन ले लेते हैं. और पहले क्या होता था कि पैसे दे के एडमिशन हो जाता था. बट नाउ थिंग्स हैव चेंज. अब क्या होता है कि हर सब पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही एग्जाम होता है दैट एवरीवन हैज टू क्लियर, और उसको किसी भी स्टेट में कॉलेज मिल सकता है. फिर क्या होता है हमारा? नीड्स इंट्रोडक्शन एम टू स्टेब्लिश अ सिंगल यूनिफॉर्म एंड मेरिट बेस्ड entrance examination, ensuring a level playing field for all aspiring medical professionals. It has become the primary gateway for students seeking admission to MBBS, PDS, and other related courses in government and private medical colleges. Now coming to the next slide, which says कि इसको करवाता कौन है? रेगुलेटरी बॉडी कौन है? तो इसकी रेगुलेटरी बॉडी है NTA, which is National Testing Agency. Is the organization entrusted with task of overseeing and conducting the NEET examination. NTA is responsible for setting the examination papers, conducting the examination, and declaring the result. Their commitment to transparency and fairness ensures the NEET remains a standard and credible assessment. To sum it up, NEET is the national eligibility cum entrance test in the field of medical education in India, and National Testing Agency is the regulatory body responsible for this exam. फिर आता है कि एज लिमिट. तो इसकी जो अपर एज लिमिट है अभी तक तो कुछ भी नहीं है. फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो अपर एज लिमिट है दैट इज 25 ईयर्स और लोअर एज लिमिट इज 17 ईयर्स. आप जब 17 ईयर्स के हो जाओगे, मैक्सिमम बच्चे जब 12th करते हैं तो उनकी एज 17 होती है. इसीलिए जो 12th करने वाले बच्चे भी होते हैं ना, एज इन उनको हम फ्रेशर्स बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं? नीट का एग्जाम देते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए? तो आपके पास 12th होना चाहिए. लाइक आपने 12th करा हुआ होना चाहिए विथ PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बोलो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी बोलो, विथ 50% मार्क्स. विथ 50% मार्क्स. इन केस ऑफ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से हो तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए इस एग्जाम में बैठने के लिए. बट ये आपको देखते रहना पड़ेगा. लाइक एलिजिबिलिटी में चेंज, तो आप NTA की वेबसाइट से विजिट करते रहा करो. फिर आती है नेशनलिटी. अब नेशनलिटी के लिए बताऊं तो नीट इज प्राइमरली फॉर इंडियन सिटीजन्स. पर क्या होता है कि बहुत सारे NRI बच्चे,
ओसीआई लाइक ओवरसीज के जो बच्चे होते हैं, और आप बोलो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब जिसका जो हुए तो यहाँ पे हैं, जिनके पेरेंट्स यहाँ के थे पर फिर बाहर चले गए, तो वो बच्चे भी दे सकते हैं इसको। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसका कुछ कि नहीं सिर्फ इंडियन ही बच्चे दे सकते हैं, तो हर कोई दे सकता है नीट एग्जाम। नाउ कमिंग टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्या होता है कि इसमें सबसे पहले बेसिकली 3 जो होते हैं हमारे 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बायोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू zoology एंड बॉटनी। तो फिर क्या होता है इसमें हमारे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट इज 200, जो अब आ रहा है। लाइक पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, पहले सिर्फ 180 क्वेश्चंस आते थे, अब क्या हो रहा है, 200 क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखो अब क्या होता है, पेपर 2 सेक्शन में आता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होता है आपके फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब इसमें आपका जो सेक्शन ए होगा, इसमें आपके फिक्स्ड 35 क्वेश्चंस होंगे पहले वाले सेक्शंस में, ठीक है। मतलब ओवरऑल इसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं एक सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो पहले सेक्शन में फिक्स्ड 35 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको करने ही करने हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन बी, इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15, जिसमें से आउट ऑफ 10 ही आपको करने होते हैं। तो सेक्शन बी इज फुल ऑफ चॉइसेस, ठीक है। तो ये आपको हर सब्जेक्ट में मिल जाएगी, तो ओवरऑल आपको 45 क्वेश्चंस करने होंगे। आई गेस दिस इज क्लियर। So physics, chemistry and biology are further divided into 2 sections, section A and section B. Section A comprises of 35 questions, while section B has 10 questions. Section B also provides choices. Now coming to the next thing कि इसमें मार्किंग स्कीम क्या होती है। अगर आप करेक्ट करोगे तो आपको +4, अगर आप कुछ भी रॉन्ग कर दोगे, अगर आपका आंसर करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो उसमें आपके पास क्या आ जाएगा, -1। और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, नो मार्क, मार्क ही नहीं करोगे, तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, इट विल बी लाइक नथिंग, 0। फिर होता है ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। तो एज पर क्वेश्चंस अब आपको कितने मिलते हैं, 200 मिनट्स ही मिलते हैं, 3 आवर्स 20 मिनट्स का भी एग्जाम हो गया है। 3 आवर्स 20 मिनट का भी एग्जाम हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन 200। पहले 3 आवर्स का था, 180 मिनट्स का ही था, मतलब 200 मिनट्स हैं, तो यू कैन कैलकुलेट कि 200 क्वेश्चंस भी। तो इंपॉर्टेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट की, एज इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ टाइम प्रोवाइडेड इज इक्वल। तो आपको विद इन 1 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है, इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम विद अ वेरी गुड मार्क। क्योंकि अब जो कट ऑफ है दैट हैज रीच 720 ऑन 720, एज यू ऑलरेडी नो। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यू मस्ट बी नोइंग कि 720 में से 720 भी बच्चे ने स्कोर किया है। So it's up to you. The importance of time management cannot be overstated. With 180 questions to tackle, you have regularly 1 minute per questions. It is vital to allocate your time wisely, focusing on questions you are confident about. पहले आप वो क्वेश्चंस करो जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट हो, अदरवाइज आप क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे आंसर निकालने में। अब बात कर लेते हैं ओवरव्यू ऑफ द सिलेबस। सिलेबस का ओवरव्यू हम कैसे बताएं, मैंने एज आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है। तो ये हमारा होता है 11th और 12th का सिलेबस। तो 11th में और 12th में हम जितनी भी चीजें पढ़ते हैं दैट टुगेदर कम्स इन दी नीट एग्जामिनेशंस। So coming to physics, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और बोलो काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, ये सब चैप्टर्स होते हैं। बट द मेन चैप्टर्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन आर काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं रिसेंट ईयर्स में, आप पेपर से गो थ्रू कर सकते हो। और केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। सो इसके जो कुछ टॉपिक्स है जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फाइनली टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में 2 सेक्शंस होते हैं एज आई इन्फॉर्म्ड यू, zoology एंड बॉटनी। तो इसका जो मेन फोकस रहता है दैट इज मोस्टली ऑन प्लांट एनाटॉमी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी। और zoology में जो फोकस रहता है इनका दैट इज ह्यूमन फिजियो, एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। इसको हम आगे फर्दर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन द कमिंग वीडियोस। तो हाई वेटेज टॉपिक्स एज इन मैंने बता दिया आपको, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स थे, जैसे मैकेनिक्स हो गया आपका, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, अभी आपके ऊपर है हाउ यू स्टडी थिंग्स। अब बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। देखो आप अपने टाइम को ऐसे प्लान करो कि आप 3 घंटे अपने बैठने की आदत डाल लो।
क्योंकि 3 घंटे इसलिए बोल रही हूँ मैं बैठने के लिए, क्योंकि आपको 3 घंटे तो बैठना ही है ना एग्ज़ाम में, वरना आपकी जो हैबिट है ना वो चेंज हो जाएगी और मोस्टली उसी टाइम पे बैठो जिस टाइम पे एग्ज़ाम हो। मेक योरसेल्फ दिस मच प्रायोरिटाइज़, क्योंकि लाइक अब बहुत कम टाइम बचा है एग्ज़ाम में। स्टे फोकस्ड। अभी से करोगे ना तभी कोर्स कंप्लीट कर पाओगे। इट्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जस्ट 9 मंथ्स अवे। मई में तो एग्ज़ाम होता ही है यार, मई में थोड़ी पढ़ोगे। बात कर लेते हैं क्रिएटिंग अ स्टडी शेड्यूल। अब आप शेड्यूल ऐसे मत बनाओ कि आपको ऐसा लगे कि आप उसे नहीं आज तो कर लोगे, फिर कल से नहीं कर पाओगे। तो अपने शेड्यूल को ऐसे करो, व्हाइल यू आर फ्रेशर या फिर आप ड्रॉपर हो, तो अपने शेड्यूल को इस तरीके से बनाओ कि हाँ, आपको लगे कि आप पूरा कर सको। ऐसे लाइक मन में ही कुछ भी गोल्स मत सेट करो। लाइक मेरा मानना तो है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, उससे प्रोक्रेस्टिनेट करता है बंदा कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं पाया, आज नहीं कर पाया तो कल भी नहीं कर पाऊँगा, कल नहीं कर पाया तो परसों भी नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो काम कभी नहीं होता। तो फिर वो काम कभी नहीं होता। तो बेटर मेक गोल्स जो कि आप पूरे कर सको, जो कि आपको लगता है कि हाँ, पूरे हो जाएँगे। ऐसे गोल सेट करो। ऐसे गोल से सेट करो, हवा में तीर मत मारो। लाइक टेक योर टाइम, टेक 1 वीक टू सेट योर गोल। टाइम लगाओ, पहले अपने मंथली वीकली टारगेट्स बनाओ, फिर अपने मंथली टारगेट्स बनाओ, फिर तो बाद में बनता ही रहेगा ना। पहले अपने डेली टारगेट्स तो बनाओ, जब तक आपके डेली टारगेट्स ही सेट नहीं होंगे, तो फिर आगे कैसे चीज़ें सेट होंगी। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि एनसीईआरटी बुक्स हो, रिसेंट ईयर्स में इतने क्वेश्चंस आए हैं एनसीईआरटी बुक से। अब ये तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी बुक्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एनसीईआरटी बुक्स ही पढ़ लो तो क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। कांसेप्ट थोड़े-थोड़े लाइक आई पर्सनली प्रेफर कि बायो के लिए तो कहीं और मत जाओ, सिर्फ़ और सिर्फ़ एनसीईआरटी ही पढ़ो। फिर आते हैं रेफरेंस के लिए। आजकल तो कितनी सारी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, आप कुछ भी देख सकते हो, किसी भी चीज़ से पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। आपको एक टीचर से नहीं समझ आ रहा है, दूसरे टीचर से पढ़ो। सो दिस इज़ व्हाट आई सजेस्ट। फिर बात कर लेते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन रिसोर्स। तो बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी कोचिंग्स अवेलेबल हैं। वेदर आप कैसे आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। अगर आप ऑनलाइन चीज़ें प्रेफ़र करते हो, वेल एंड गुड, आपको डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ेगा, आपको घर पे ही सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप ऑफलाइन प्रेफ़र करते हो, दैट टू इज़ कंप्लीटली ओके। डिपेंड्स ऑन हाउ यू स्टडी। लाइक आपका स्टडी मोड क्या है। नाउ फिर क्या करो, जब आप पढ़ो तो नोट्स बनाओ, फ्लैश कार्ड्स बनाओ, माइंड मैप्स बनाओ कि आप लास्ट मिनट में बस उससे रिवीजन कर सको। फिर जो बहुत सारी मिस्टेक्स बच्चे कंसिस लाइक करते हैं। सबसे पहला होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। मैंने बताया था ना कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करो, मैं ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो ये सब चीज़ें इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। फिर कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। डेली रूटीन बस सेट कर लिया, एक दिन बना के रख लिया, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इट्स यू हू हैज़ टू फोकस ऑन एवरीथिंग। आई नो इट्स टफ टाइम, बट एक बार एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, थिंग्स विल गेट बेटर। फिर आता है ओवर रिलायंस। मतलब आप इतने ज़्यादा रिलाय मत करो अपनी कोचिंग पे कि नहीं कोचिंग ही सब कुछ है। भाई जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे ना चीज़ें, कोचिंग इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। फिर इग्नोरिंग वीकर सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। फिर आता है नेग्लेक्टिंग रेगुलर रिविजन्स। प्रैक्टिस नहीं करना, बस खाली पढ़ लेना, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आपसे कोई वर्बली चीज़ें नहीं सुन रहा है। यू हैव टू डू दैट इन द एग्ज़ाम। एमसीक्यूज़ आते हैं। फिर आता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करो, प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, अपने डेली के गोल सेट करो, सोने से पहले अपने कल के गोल तैयार कर लो, सो दैट यू गेट योर डे बेटर। फिर आता है कि कैसे बैलेंस करना है कोचिंग और सेल्फ स्टडी को। देखो, कोचिंग सिर्फ आपको हेल्प कर सकती है, कोचिंग आपकी स्टडी को रिप्लेस नहीं कर सकती। सेल्फ स्टडी इज सो मच इम्पॉर्टेंट। आपको अपने दिन के कम से कम 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी को देने हैं इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आई नो इट्स टफ। फिर आते हैं कि रेगुलर रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब क्या होता है हमारे अंदर क्या होता है ना कि हम अगर कोई चीज़ पढ़ लेते हैं ना, वो हमारी जो मेमोरी है उसमें कुछ ही टाइम तक वो चीज़ रहती है। लाइक इट्स नॉट लाइक कि वो हज़ारों साल तक उस चीज़ में स्टोर रहेगी। आप हर टाइम अपना रिविज़न करो। 1 हफ्ते में 1 बार तो अपनी नोटबुक ज़रूर उठाओ और अपना पुराना सब कुछ रिवाइज़ करो। फिर ही नया कुछ स्टार्ट करो। दिस इज़ व्हाट आई प्रेफर। और मॉक टेस्ट दो, लाइक हाफ मॉक टेस्ट दो। जितने चैप्टर आपके हो गए हैं उतने चैप्टर के मॉक टेस्ट। पीवाईक्यू सॉल्व करो।
फोकस रहो, स्ट्रेस मत लो. This is all from my side, and rest will be starting the new series for NEET 2024 exam from tomorrow onwards. See you in that series. उसमें हम डेली लेक्चर्स करेंगे, उसमें हम डेली मैं आपको पीपीटीज दूंगी. दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज @NEET classes. इस पे आपको डेली अपडेट मिल जाएगा about the classes, about the schedules, about each and everything. This is my Insta, this is my Facebook. You can connect or DM me over there for anything you feel like. So till then, stay blessed, take care, bye bye, see you in the next video.